आज की इस वीडियो में हम आपको इंटर क्लास फ्लेमिंगो बुक से लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर की हिंदी समरी की स्टडी कराएंगे। स्टूडेंट्स, जैसे टाइटल से ही पता है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड अर्थात बचपन के चुराने की कहानी। लॉस्ट स्प्रिंग से मतलब होता है कि स्प्रिंग वर्ष का सबसे सुंदर मंथ माना जाता है। इसमें प्रकृति चारों तरफ उसकी सुंदरता दिखाई देती है। नए नए तरह के फूल, पत्तियाँ, सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। और इसको दूसरी ओर से इंडिकेट किया है कि चाइल्डहुड जो है वो व्यक्ति का सबसे अच्छा समय होता है। चाइल्डहुड में जीवन की सबसे अच्छी एक एज होती है। इसमें व्यक्ति को कोई चिंता नहीं होती। बसंत ऋतु की तरह ये हरा भरा रहता है। व्यक्ति का सबसे इंजॉयफुल टाइम होता है। लेकिन ये कुछ व्यक्तियों के, कुछ बच्चों के नसीब में नहीं होता। यहाँ पर राइटर ने दो बच्चों की कहानियाँ इस लेसन में बताई है। एक जिसका नाम मुकेश है और दूसरा जिसका नाम साहिब ए आलम है। दोनों बच्चे किस तरह गरीबी के कारण या अन्य कारणों से अपने बचपन को खो देते हैं। तो आइए चलते हैं इस स्टोरी की ओर। साहिब ए आलम अर्थात संसार का मालिक, लेकिन बेचारा संसार तो दूर की बात है, अपना स्वयं के घर का भी मालिक नहीं बन पाता। बेचारा बेघर है। बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी परिवार से है, जिसके माता पिता दिल्ली के पास सीमापुरी नामक स्थान पर तंबू, टीन व तिरपाल लगाकर समय गुजारते हैं। बेचारे बच्चे कूड़ा बीनने का काम करते हैं। दूसरा कैरेक्टर मुकेश है, जो साहिब की तरह ही अपना घर छोड़कर जीविका तलाशने चला आता है। वह फिरोजाबाद से बिलोंग करता है, किंतु मोटर मैकेनिक बनने का सपना लेकर घर से निकल आता है। लेखिका के साथ बातचीत करने से पता चलता है कि किस तरह ऐसे न जाने कितने मासूम बच्चे अपना बसंती बचपन अपने सपनों को पूरा करने में खो देते हैं और झूठे नेता व भ्रष्ट लोग किस तरह इनका शोषण करते हैं और इनको झूठे वायदों में फंसाए रखते हैं। एक दिन अनीस जंग अर्थात राइटर ने एक गार्बेज पीकर जो एक लड़का है उससे पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और ये कूड़ा क्यों बीनते रहते हो तथा नंगे पैर क्यों हो। लड़के ने उत्तर दिया, मेरा नाम साहिब ए आलम है। मेरे माता पिता बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हैं, जो दिल्ली के आसपास के शहरों में बसे हुए हैं। उनका अपना घर हरे भरे खेतों में था, जो तूफान व वर्षा के साथ बार बार बह जाता था। बेचारे जीविका के लिए अब इन शहरों में आकर बस गए, लेकिन अब धन कमाने का कोई विकल्प नहीं है, सो वे गार्बेज पिकिंग करते हैं। फिर वह बताता है कि चप्पल माँ ने ऊपर ताक या किसी पेड़ पर रख दी है, इसलिए वे नंगे पैर है। अनीस ने पूछा, बेटे तुम बहुत छोटे हो, ये तुम्हारे पढ़ने लिखने के दिन हैं, तो तुमने ये सब काम क्यों नहीं छोड़ा और तुम स्कूल अब चले जाया करो, इस काम को छोड़ दो। साहिब ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, अभी पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब कोई बनाएंगे तब स्कूल चला जाऊंगा। राइटर ने मजाक में कहा, यदि मैं बनाऊं तो क्या तुम आओगे पढ़ने के लिए। उसने हाँ कहा और चला गया। समय बीतता गया। एक दिन वह लड़का अर्थात साहिब फिर राइटर को मिलता है। उसने पूछा कि आपका स्कूल तैयार हो गया। वास्तव में उस समय राइटर को लगा कि उसने उससे वादा झूठा किया था, सो उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई। उन्होंने कहा, स्कूल बनने में काफ़ी समय लगता है। यह सुनकर साहिब अपने मित्रों के साथ नंगे पैर फिर सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई पड़ा और दोपहर की तरह फिर गायब हो गया। अक्सर साहिब राइटर को अपने मित्रों के साथ सड़कों व गलियों में कूड़ा बटोरते दिखाई देता रहता था। कूड़े के ढेर में कभी कभी उसे रुपया, कभी चांदी का सिक्का, कभी 10 का नोट और कभी बहुमूल्य सामान भी मिलता था, जिसे पाकर वे बहुत खुश होता था। वास्तव में ये कूड़ा उन बच्चों के लिए सोने का खजाना था, जिससे वे अपनी जीविका चलाते थे।
तथा बड़े बूढ़ों के लिए यह कूड़ा जिंदा रहने का साधन था। राइटर ने एक दिन उन सभी बच्चों से फिर पूछा कि आपने आज चप्पल क्यों नहीं पहनी है। इस बार एक बच्चे ने फिर वही उत्तर दोहराया कि माँ ने उनकी चप्पल कहीं पेड़ पर रख दी है। दूसरे ने कहा, यदि इस बच्चे की माँ इन्हें उतार कर भी दे दे तो ये फिर भी नहीं पहनेगा, बल्कि उन्हें फेंक देगा, क्योंकि नंगे पैर रहने की आदत पड़ गई है। दूसरे ने बेमेल जूते पहन रखे थे, अर्थात एक पैर में दूसरे कलर का और दूसरे में और कलर का जूता पहन रखा था, फिर भी वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। तीसरे बच्चे ने, जो नंगे पैर था, उसने कहा, मैंने कभी जूते नहीं पहने, अतः मुझे जूते चाहिए, मुझे जूते पहनने हैं। कुछ और बच्चों ने कहा कि नंगे पैर चलना हमारी परंपरा है। तब राइटर को वह कहानी याद आती है जो उडुपी के एक आदमी ने सुनाई थी कि एक मंदिर में एक पुजारी रहते थे। पुजारी का लड़का रोज माँ सरस्वती से प्रार्थना करता कि माँ मुझे एक जोड़ी जूते दे दो, मैं वादा करता हूँ मैं कभी नहीं खोऊंगा। 20 वर्ष बाद जब वह फिर से कथावाचक मंदिर में गया तो उसने देखा कि वहाँ का पुजारी पूरे गणवेश में था। उसके पास जूते व मोजे थे। पता चला कि वह पुजारी वही 20 वर्ष पूर्व प्रार्थना करने वाला बच्चा था। उसकी प्रार्थना माँ ने पूरी कर दी थी। अब उसके बच्चों के पास भी जूते मोजे थे, किंतु मंदिर के बाहर आने पर पता चला कि वहाँ के गरीब व कूड़ा बीनने वाले बच्चे अभी भी नंगे पैर ही थे। लेखिका इस कारण को जानने के लिए उन कूड़ा बीनने वाले बच्चों के साथ सीमापुरी स्थान पर गई, अर्थात वह साहेब के घर गई। ये सभी बच्चे गैर कानूनी बशिंदे थे जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब का परिवार उन्हीं में से एक था। सीमापुरी उस समय बीहड़ था, परंतु वह बस्ती बन गया था। यहाँ लगभग 1 लाख लोग रहते थे जो टीन व तिरपाल के कच्चे घरों में रहते थे। घरों में जल का अभाव था, नाली नहीं थी। 30 साल से यहाँ रह रहे थे, इसलिए पहचान पत्र व राशन कार्ड मिल जाने से उन्हें कुछ अनाज, सरकारी सुविधाएं प्राप्त हो रही थी। ये कूड़ा बीनने वाले उसे उत्तरजीविता का नाम देते हैं। इस बस्ती की महिलाएं कहती हैं कि उत्तरजीविता उन्हें विरासत में मिली कला है। वर्षों की अवधि ने इनसे इस ललित कला का रूप ले लिया है। कूड़ा उनके लिए सोना या धन संपत्ति है, यह उनकी रोजी रोटी है। उनके सिरों पर छत है, भले ही टपकती हुई छत क्यों ना हो, किंतु एक बच्चे के लिए यह छत इससे भी कहीं ज़्यादा है। समय बीतता गया। सर्दी की एक सुबह अब लेखिका साहिब को एक क्लब के दरवाजे के पास खड़ा देखती है। उसने टेनिस शूज व पुराने रंग उड़ी शर्ट व नेकअप पहन रखा था। ये सभी चीज़ें अमीर बच्चों द्वारा दान दी गई थी। वह बहुत खुश था तथा टेनिस खेलते बच्चों को दूर से देख रहा था। बेचारा खेल तो नहीं सकता था, किंतु दूसरों को देखकर संतुष्ट हो जाता तथा मौका मिलने पर कभी कभी द्वारपाल की आज्ञा मिलने पर झूलने का आनंद लेता था। फिर एक दिन साहेब लेखिका को मिलता है और बताता है कि मैंने चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया और कूड़ा बीनने का काम छोड़ दिया है। वहाँ पर दिन भर का मुझे खाना मिलता है और 800 रुपये पर मंथ मिलते हैं। लेखिका के पूछने पर बताता है कि स्टील के कनस्तर का बोझ प्लास्टिक के थैले से कहीं ज़्यादा लगता है, क्योंकि इस दुकान पर मैं नौकर हूँ, मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। किंतु प्लास्टिक का कूड़े से भरा थैला भले ही भारी था, किंतु मैं उसका स्वयं मालिक था। मैं पूर्ण स्वतंत्र था और बेफिक्र था। इस तरह ये फर्स्ट कहानी का एंड होता है। अब इसकी सेकंड कहानी में, जिसका टाइटल है आई वांट टू ड्राइव ए कार, अर्थात मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ। इस स्टोरी में लेखिका एक मुकेश नाम के लड़के से मिलती है। कार चलाना चाहता हूँ, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। मुकेश अपना ये सपना पूरा करने के लिए अपना घर छोड़कर आने को तैयार होता है। मुकेश दरअसल फिरोजाबाद से बिलोंग करता है, जहाँ हर दूसरे घर में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, जहाँ परिवार का हर सदस्य देश की सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने में अपनी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ
लगाता रहता है, जहाँ 20,000 बच्चे गर्म भट्टियों में काम करते हैं, जहाँ का तापमान बहुत अधिक है, जहाँ हवा का अभाव है, अंधेरा स्थान है, जहाँ घंटों काम करने से उनके बच्चे बचपन में ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश के बार बार आग्रह करने पर राइटर अनीस उसके घर जाती है। घर गंदी गलियों के बीच था, जो बहुत ही जर्जर अवस्था में था। मुकेश के परिवार में उसके बूढ़े पिता, बड़ा भाई व भाई की पत्नी थी। शाम का समय था। चूल्हे पर पालक की सब्जी बन रही थी। जमीन पर एल्यूमिनियम की प्लेट में कुछ और कटी हुई सब्जियां रखी थी। मुकेश की भाभी ने धुएं भरी आंखों से मुस्कुराते हुए राइटर का स्वागत किया। पता चला उस परिवार में प्रथा थी, अर्थात बहू बड़े बूढ़ों के सामने पर्दा करती थी, घर की जिम्मेदारी निभाती थी। मुकेश के पिता ने बताया, गरीबी के कारण मैं अपने दोनों बच्चों को शिक्षा तो दिला नहीं सका, किंतु अपना पुश्तैनी काम चूड़ी बनाने का है, उसकी कला में निपुण कर दिया है। मुकेश की दादी ने बताया कि चूड़ी बनाना ही हम लोगों का कर्म है, यही हमारा भाग्य है। वे आगे बताती है कि चूड़ियों के कांच की पॉलिश की गर्द से उसने अपने पति को अंधे होते देखा है, किंतु हम अपने पुश्तैनी काम को फिर भी नहीं छोड़ सकते। राइटर ने देखा कि हर घर हर गली में रंग बिरंगी चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ थी। एक परिवार में एक छोटी सी लड़की अपनी दादी के पास बैठी जल्दी जल्दी कांच के टुकड़ों को जोड़ रही थी। उसके हाथ मशीन से भी जल्दी चल रहे थे। राइटर सोचती है कि बेचारी का बचपन काम करते करते बीत जाएगा। एक दिन बड़ी होकर दुल्हन बनकर ये अपने ससुराल चली जाएगी और बेचारी का पूरा जीवन मेहनत मजदूरी करते करते ही बीत जाएगा। उस परिवार का दाढ़ी लहराता हुआ एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक मकान बना पाया हूँ, अर्थात चूड़ियों के कारोबार में केवल इतना ही हो पाया है। अन्य तो व्यक्ति ऐसे थे जिनसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती थी इस चूड़ियों के व्यापार में। लेखिका ने कहा कि आप स्वयं की कोई सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हो? तो वहाँ के लोगों ने उत्तर दिया, ऐसे करने पर हमें राजनेता, तानाशाही व पुलिस का भय है कि वह हमें किसी भी आरोप में फंसा सकती है, जेल भेज सकती है। इन लोगों की बात सुनकर राइटर को 2 अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। एक तो ऐसे परिवार का जो गरीबी व अपनी जन्म जाति के कलंक में दबे हैं। दूसरा साहूकारों, पुलिस वालों, बिचौलियों और राजनेताओं का कुचक्र दिखाई देता है। दोनों ने मिलकर बच्चों पर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वे उतार नहीं सकता, वे स्वयं स्वीकार करते हैं। मुकेश इन चुनौतियों को स्वीकार करने वाला बच्चा है जो अपने परिवार से अलग कुछ करना चाहता है। वे किसी गैराज में जाकर मोटर मैकेनिक सीखना चाहता है, वहाँ पैदल जाने को भी तैयार है, हालांकि वह रास्ता बहुत दूर का है। स्वयं का गैराज खोलना चाहता है, किंतु जब लेखिका उसे वायुयान को उड़ाने का सपना देखने को कहती है तो बेचारा चुप होकर जमीन को देखने लगता है, क्योंकि उसने फिरोजाबाद में गाड़ियों को घूमते ही नज़दीकी से देखा है। वायुयान तो कभी कभार ही देख पाता है जो उनकी छत के ऊपर दूरी पर उड़ते दिखाई देता है, इसलिए बेचारा गैराज मालिक बनने में ही संतुष्ट है। इस कहानी में लेखिका यही बताना चाहती है कि हमारे एटमॉस्फेयर को देखकर ही हम अपने डिसीजन लेते हैं, अपने सपनों को उड़ान देते हैं। सो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यही कहूँगी कि वीडियो को बार बार देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू फॉर वॉच इट।